माओवाद पर और माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों के एनकाउंटर्स पे रिपोर्टिंग्स आपने काफ़ी ज़्यादा देखी, ग्राउंड रिपोर्टिंग्स काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने देखी। मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग्स करी थी, भाई ने बहुत सारी रिपोर्टिंग्स करी थी, और भी पत्रकार साथी हैं जो ये रिपोर्टिंग्स करते हैं। आज आपको मैं माओवाद का ग्राउंड बताऊँगा, आप लोग मेरी रिपोर्टिंग मुझे बताना। आज मेरे पास कैमरामैन नहीं है, तो व्लॉगिंग स्टाइल में आज आपको एक रिपोर्टिंग दिखाते हैं। ये उस गांव का घर है जिस गांव में ये इनकाउंटर हुआ। हकवा नाम है गांव का, और यहाँ पर अभी भी लोग मौजूद हैं। जब इनकाउंटर चल रहा था तब सुरक्षा बलों ने इन्हें यहीं पर रहने की हिदायत दी थी, और शायद इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा हैवी फायरिंग चल रही थी, तो ये सारे ग्रामीण सुरक्षा बलों के निगरानी में थे। और इस तरफ इसी जगह पर फायरिंग चल रही थी। इस जगह के अलावा इस दिशा में और इस दिशा में, इन दोनों दिशाओं में फायरिंग चल रही थी। फायरिंग जब चल रही थी, उस फायरिंग के दौरान यहाँ के जो मकान मालिक हैं उन्होंने हमें बताया, जो इस घर के ओनर हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये बकरी उनकी है, और फायरिंग के समय इस बकरी के पैर में गोली लग गई थी और ये इस बकरी का पैर ज़ख्मी हो गया है। ये जानकारी हमें यहीं के जो ग्रामीण, इस घर के जो ओनर हैं, उन्होंने हमें दी। और इस तरफ आप देखेंगे, यहाँ इस पेड़ को, ये पेड़ है, और इस पेड़ के तने पर यहाँ एक 2 गोलियां लगी, और शायद यहाँ पर किसी जवान ने मोर्चा लिया रहा होगा, यहाँ से फायरिंग कर रहा होगा, या फिर किसी नक्सली ने यहाँ से फायरिंग खोली होगी। तो यहाँ गोलियों के खाली खोखे हैं, खाली केसेस हैं। ये देखिए 3 केसेस हो गए। तो ये 7 mm के दिखाई दे रहे हैं, 7 mm के कारतूस के खाली केसेस हैं। शायद ये AK-47 के कारतूस हो सकते हैं, खाली खोखे हो सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, संभावना इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि ये AK-47 के हो सकते हैं। मैं मेरे बच्चे के साथ PUBG खेला करता था, और उससे मुझे ये जानकारी मिली, उस गेम से। सीखना चाहें तो क्या नहीं सीख सकते हैं। जैसे अभी हम माओवाद की रिपोर्टिंग देख रहे हैं, तो माओवाद चीन में जन्म लेकर भारत के बस्तर तक पहुंच गया, और भारत के बहुत सारे लोग, बस्तर के बहुत सारे लोग माओवादी विचारधारा के समर्थक हो गए। और ये सब कुछ कैसे हुआ, इतना आसान कैसे हो गया ये सब कुछ, और क्यों हुआ ये सब कुछ, इस पर हमें गौर करना चाहिए। ये किसी जवान या किसी नक्सली का भेजा यहाँ पर फैला हुआ है। ना दिखे वही अच्छा है, वरना मैं ब्लर करते हुए नहीं रह सकता, इतनी एडिटिंग। माओवाद चीन में जन्म लेता है, वो भारत में आता है, और ये खून के धब्बे हैं। यहाँ खून खराबा शुरू हो जाता है। यहाँ ये पेपर है, इस पेपर में कुछ कोड लिखे हुए हैं माओवादियों ने। कोड क्या है वो आप देखिएगा। दुश्मन को क्या बोलना है, प्याज 800, है ना। दुश्मन इत के प्याज, मतलब दुश्मन का अर्थ प्याज, दुश्मन को प्याज बुलाना है, 24 kg बताना है। दुश्मन वाया मुंतोर, यानी दुश्मन आ रहे हैं, प्याज 25 kg, 25 किलोग्राम। दुश्मन वातोरा, दुश्मन आ गए क्या, प्याज 27 kg। इस तरह से आप देखोगे तो काफ़ी सारे कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये कोड बहुत मुमकिन है
कि वायरलेस सेट पर ही ये लोग इस्तेमाल करते होंगे, या जब एक दूसरे को मैसेज देना होता होगा तो शायद इस तरह के कोड इस्तेमाल करते होंगे। खैर, हम बात करते हैं अब माओवाद की। माओ चीन में जन्म लेता है, चीन में जन्म लेकर के भारत आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन भारत को माओवादी विचारधारा से प्रभावित करके या संक्रमित करके भारत के लोगों को दो वर्गों में बांट देना चाहता है। और चीन शायद ऐसा इसलिए कर सकता है ताकि भारत कभी विकास ना कर सके। भारत के लोग आपस में उलझे रहें, आपस में लड़ते रहें। भारत की जो सरकार है वो माओवाद को ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दे। एक कही सुनी बात पर मैं आता हूँ कि माओवाद उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जो कुछ भी चीज़ें बीते 1-1.5 साल से चल रही हैं उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। ये इस तरह की बात मैंने सुनी थी। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा बताया गया। माओवाद चीन में जन्म लिया। अब माओवादी शासन की वो सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको इंटरनेट पर भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप गूगल कर लीजिएगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ की नीतियों की वजह से चीन में जब माओवादी शासन आया, तब शासन आने के बाद, चीन में माओवादी शासन आने के बाद माओ की नीतियों की वजह से ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 से लेकर के 1962 तक 4.5 करोड़ लोग, लगभग 4.5 करोड़ लोग, हो सकता है ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो या इसके आसपास हो, 4.5 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार होकर मर गए, भूखे मर गए, गलत नीतियों के कारण, माओ की गलत नीतियों के कारण। मैं इसी जगह पर बैठ जाता हूँ, हमारे पत्रकार साथी आगे निकले हुए हैं, वो इसी तरफ से लौटेंगे। मैं यहाँ बैठकर आप लोगों से कुछ जानकारियाँ साझा करना चाहूँगा। इसी जगह पर मुठभेड़ हुई थी, यहाँ पर भी मुठभेड़ हुई थी। हमारे साथी अभी जिस तरफ निकले हुए हैं उस तरफ भी मुठभेड़ हुई थी और उस तरफ में वेल्ला को मार गिराया गया, यहाँ पर 5 नक्सलियों को मार गिराया गया। हाँ, तो वो जो मैंने भेजा और भेजे का जो बिखरा हुआ भेजा मैंने दिखाया, और खून के जो थक्के मैंने आपको दिखाए, निशानियाँ, वो माओवादियों के ही हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों ने हमको बताया कि यहाँ पर 5 माओवादियों को मार गिराया था। हाँ, तो चीन में जब माओ की सरकार बनी, तब माओ की गलत नीतियों के कारण वहाँ पर 4.5 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हो गए, मारे गए। कंबोडिया का नाम लेना ज़रूरी है, वहाँ पर सबसे हिंसक माओवादी शासन चला और लगभग 20 लाख लोग नरसंहार का शिकार हो गए। आप कल्पना कीजिए कि आप चश्मा पहने, आपको आँख की कोई परेशानी है, आप चश्मा पहनना पसंद करते हो और मुझे पसंद ना आए और मैं आपकी हत्या कर दूं। कंबोडिया में चश्मा पहनने वालों की हत्या भी माओवादियों ने की। वहाँ शिक्षकों, डॉक्टरों, बुद्धिजीवियों की सामूहिक उनको यातनाएं दी गई, उनकी हत्याएं की गई। इसके अलावा चीन में, जहाँ पर माओवादी विचारधारा जन्म लेकर के, पुष्पित होकर के, पल्लवित होकर के बड़ी हुई, माओवादी सरकार बनी, वहाँ पर 4.5 करोड़ लोग सिर्फ 4 साल में मारे गए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड उसे नाम दिया गया था। वो पहला ऐसा, वो बहुत, यानी मानव निर्मित जितने अकाल इस धरती पर आए
अलग अलग हिस्सों में मानव निर्मित अकाल, उन सभी अकालों में इस अकाल को शीर्ष स्थान दिया जाता है। इतना बड़ा अकाल आया था। इसके अलावा चीन में और किस किस तरह की चीज़ें माओवादी शासन के दौरान देखने को मिली थी। मुझे मोबाइल को कहीं पर एक जगह रखना होगा और ताकि मैं आपसे ढंग से बात कर सकूं। मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। व्लॉगर नहीं होना यार, तकलीफ़ होती है। ठीक है, देखते हैं, प्रयास करता हूँ मैं कहीं। ये सही है शायद, हाँ हाँ अब सही है। अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ आराम से। पता नहीं वीडियो क्लैरिटी कैसे रहेगी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। चीन में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसके 4 साल बाद, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के 4 साल बाद, यानी 1962 के 4 साल बाद, मतलब 1966 से लेकर के 1976 तक 10 सालों तक एक ऐसा नरसंहार चला जिसमें लगभग 40 मिलियन लोग, सॉरी हाँ 35 से 40 मिलियन लोग, यानी 3.5 से 4 करोड़ लोगों की हत्याएं कर दी गई। अब आप कल्पना करिए किस तरह का शासन रहा होगा। इसके अलावा वहाँ के करोड़ों छात्र रेड आर्मी के लड़ाके बन गए और उन्होंने लाखों लोगों की जानें ले ली। जो 35 से 40 मिलियन का जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, आप गूगल करिए, आपको मिलेंगी चीज़ें। वहाँ इस तरह के हालात बने। यहाँ पर भी बुद्धिजीवियों को, शिक्षकों को, डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई। सामूहिक रूप से इकट्ठा करके उनको यातनाएं देना, उनको परेशान करना या उनकी हत्याएं करना, इस तरह की चीज़ें चलती रहीं। कंबोडिया में भी इस तरह की चीज़ें चली, पेरू में भी चली, ब्राज़ील में भी चली, इंडोनेशिया में भी चली और बर्मा में भी चली, म्यांमार जिसको बोलते हैं, बांग्लादेश में चली। इसके अलावा इस तरफ के कुछ कुछ देश और हैं, लाओस में भी चली। इस तरह से माओवाद वहाँ पर सफल नहीं रहा। कई जगहों पे अभी भी माओवादी संघर्ष लगातार जारी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि चीन के इर्द गिर्द जितने देश हैं, इस तरफ में माओवाद का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ माओवादी विचारधारा को ऐसे परोसा गया कि, और बात सच भी है, माओवादी विचारधारा उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जो खुद को कहीं ना कहीं से शोषित, दबे कुचले, पीड़ित, गरीब, सताए हुए महसूस करते हैं। उनको ये विचारधारा पसंद आएगी, क्योंकि वो समानता की बात कर रहा है, वो समान हक की बात कर रहा है। बिहार में जब माओवाद पहुंचा था तो वहाँ पर ऐसे हालात हो गए थे कि किसी के पास अगर 100-200 एकड़ खेत है और अगर मान के चलो उस एरिया में एक आबादी ऐसी है जिनके पास खेती नहीं है, ज़मीनें नहीं हैं या बहुत कम हैं, तो माओवादी क्या करते थे कि उस जगह पर लाल झंडे को ले जाकर गाड़ दिया करते थे। और जिस जगह पर माओवादियों का लाल झंडा गड़ गया, वहाँ पर जिसकी भी ज़मीन है वो डर जाता था। और ये जानकारी मुझे अभिनव भैया, जो बिहार की जो जानकारी है मैं आपको बता रहा, अभिनव दादा जो न्यूज़ पिंच वाले, उन्होंने दी थी। और आप उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, आपको मिलने वाली कोई भी जानकारी, जैसे मैं आपको इतिहास बता रहा था कि माओवादी विचारधारा जहाँ से जन्म ली चीन से, वहाँ पर उसका क्या प्रभाव रहा। आज तो माओवादी विचारधारा वहाँ पर ऐसी है कि होकर भी नहीं है, लेकिन उन चीज़ों ने, अच्छा, चीन में एक और बड़ी घटना घटी थी। बड़ी घटना क्या, सांस्कृतिक क्रांति। सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर वहाँ पर जो उत्पात मचाया गया रेड आर्मी के लड़ाकों ने, चीन के रेड आर्मी के लड़ाकों ने जो उत्पात मचाया था, वो उत्पात बहुत गंभीर, बहुत टेंशन भरा था। वहाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई बहुत ज़्यादा, इस हद तक के कि जो धार्मिक मान्यता के लोग थे वो भी मारे गए, क्योंकि माओवादी विचारधारा में ईश्वर का कोई, धर्म का कोई स्थान है ही नहीं। तो उनकी भी हत्याएं करने लगे लोग। कौन लोग? माओवादी।
रेड आर्मी के लड़ाके। इसके अलावा और भी देश हैं, वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। आपको मैं एक जानकारी और देना चाह रहा था कि माओवादी विचारधारा में जिस तरह से लोक लुभावनी बातें हैं, क्योंकि वो उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। जस्ट अभी हिड़मा का मारा जाना, उसके प्रति सहानुभूति का दर्शाना, ये उस सामाजिक मनोविज्ञान को सामने लेकर आता है जहाँ पर समाज का एक बड़ा वर्ग खुद को, जो हिड़मा का समर्थक, हिड़मा का जो समर्थक वर्ग है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ये वर्ग कहीं ना कहीं खुद को पीड़ित या फिर शोषित या इस तरह से जो परेशान जो वर्ग है या निचला जो वर्ग है बहुत, तो ये कहीं ना कहीं खुद को ऐसे दबा कुचला महसूस करता है। तब कहीं जाकर के वो हिड़मा का समर्थन कर पा रहा है। उसको वर्तमान व्यवस्था से शायद वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, या फिर उसके परिश्रम का जो परिणाम उसके पास आना था वो नहीं मिल पा रही हैं। ये इस कारण से, तो इनके प्रति हमें सहानुभूति रखने की ज़रूरत है, इस वर्ग के प्रति। और ये जो चाह रहे हैं, आखिर ये समर्थन क्यों कर रहे हैं, उस मनोविज्ञान को समझने की हमको कोशिश करनी चाहिए, उनकी मनस्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम नहीं समझने की कोशिश करते हैं, हम उनसे नफरत कर जाते हैं, और ऐसे में ही लोग कहीं ना कहीं आक्रामक हो जाते हैं या हिंसक हो जाते हैं। जैसे नेपाल में कोई मामूली घटना नहीं घटी। नेपाल में शायद साल 2006 तक के जो माओवादी क्रांति चली थी, उस माओवादी क्रांति में शायद 20 लाख के आसपास, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार सर्च कर लीजिए, शायद 70,000 के आसपास लोग मारे गए, या 70,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो उसके बाद फिर वहाँ पर माओवादी शासन आया। लेकिन माओवादी शासन आने के बाद आपने क्या देखा, अभी रिसेंट डेज़ में, अभी हाल फिलहाल में हमने क्या देखा कि वहाँ जेन ज़ी यानी इस पीढ़ी के जो नवयुवा हैं, उन्होंने वहाँ की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को देखा, और सरकार में बैठे हुए लोगों के जो बच्चे हैं वो एक अच्छी लाइफस्टाइल में दिख रहे हैं, वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। सोशल मीडिया पे उनको देखते हुए जो चीज़ें निकलने लगी, एक तरफ गरीबों के बच्चों को और एक तरफ नेताओं के बच्चों को, उद्योगपतियों के बच्चों को जो है एक ही फ़ोटो में, एक ही फ्रेम में या एक ही वीडियो में इस तरह से सोशल मीडिया में अपलोड करके बताने की कोशिश की गई कि कैसे इनको क्यों इतनी अच्छी ज़िंदगी और हमें क्यों इस तरह की ज़िंदगी, जबकि यहाँ पर माओवादी विचारधारा तो काम कर रही है। और वहाँ पर जो उत्पात मचाया गया, जो हिंसा की गई, उसको तो पूरी दुनिया ने देखा। और ये सारी चीज़ें तब हुई जब लोगों को वहाँ की व्यवस्था से शिकायत हुई। अब इसके ये ऐसे भ्रष्टाचार क्यों होता है, या फिर जो नेताजी होते हैं वो ऐसे क्यों करते हैं, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैं एक नदी के किनारे पर बैठा हुआ हूँ और वहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, आप उस वीडियो को भी देख करके समझ सकते हैं। आज माओवादी विचारधारा को लेकर के, माओवादी शासन को लेकर के कहना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि चीन क्या करता है कि चीन की नीति है विस्तारवाद की, और वो देशों को कर्जे बांटता है, बहुत ज़्यादा कर्ज बांटता है। शायद भारत को भी उसने कर्ज दे रखे हैं, और वो देशों पर कर्ज़ों का जो बोझ है है ना, कर्ज देता है, वो बोझ बढ़ाता जाता है। देश चाहे कोई क्यों ना हो, अब अगर भारत उसके लिए एक बड़ा बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है, मार्केट है। यहाँ अगर अमेरिका की दखल बढ़ती है इस बाज़ार पे, अमेरिकी सामग्रियों का विक्रय अधिक होता है, यहाँ बिक्री ज़्यादा होती है, तो फिर चीन का घाटा हो रहा है। चीन को जो फ़ायदा भारत से मिलना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आप वैश्विक राजनीति को समझने की कोशिश करिए ना यहाँ पर, और विचारधाराओं के युद्ध को भी एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। अब अमेरिका कौन सा देश है? यूरोप के जो देश हैं वो किस विचारधारा के देश हैं? ये पूंजीवादी विचारधारा के देश हैं। यहाँ पूंजीवाद का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। कहने को तो अमेरिका जो है लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ सरकार जो
चलाते हैं ज़्यादातर वो बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं। उनके पास जो संपत्ति होती है वो बहुत बड़ी संपत्ति होती है, उनके पास जो ताकतें होती है बहुत बड़ी ताकतें होती हैं। आप न्यूयॉर्क का नाम ज़रूर सुने होंगे, न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क में जो है उसको बोला जाता है न्यूयॉर्क को कि ये रईसों का शहर है, दुनिया के सबसे बड़े रईसों का शहर न्यूयॉर्क। लेकिन मैं जब इंटरनेट पर सर्च कर रहा था चीज़ों को, मैं देखना चाह रहा था कि वहाँ क्या गरीबी है, तो अगर है तो किस तरह की है। तो न्यूयॉर्क के सड़कों के किनारे लोग सो रहे हैं, भिखारी वहाँ पर बैठकर भीख मांग रहे हैं, भूखे हैं लोग। तो वहाँ पर भी हैं चीज़ें। तो जो चकाचौंध हमें टीवी पर दिखाया जाता है या फिर सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि अमेरिका तो ऐसा है, यूरोप तो ऐसा है ना, वो अमीरों का एक प्रोपेगेंडा हो सकता है वहाँ के। तो पूंजीवादी विचारधारा में भी गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं रहा। माओवादी विचारधारा में भी गरीबों, नेपाल को आप देखिए, चीन का उदाहरण लीजिए, कंबोडिया का उदाहरण लीजिए, आप बहुत सारे देशों के नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले गिनाए हैं। उसके अलावा भी आप सर्च करिएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है माओवादी शासन रहा है और वहाँ पर माओवादी शासन फैल हुआ या सफल हुआ। ये सारी चीज़ों को आप सर्च करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, हासिल होंगी। अब आप देखेंगे, बात करते हैं हम माओवादी विचारधारा अगर अच्छी नहीं है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्यों असंतुष्टि है? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम देख रहे हैं और देखते आए हैं, आज़ादी के 25 सालों तक, यानी 1947 से लेकर के 25 सालों तक आगे, उसको एक शायद हृदय जोशी जी होंगे जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उसको जो विद्वान है राजनीति के, उन्होंने कांग्रेस का हनीमून पीरियड कहा। कारण क्या था कि उस समय जब आज़ादी मिली थी देश को, तो गांधी जी का जो है असहयोग आंदोलन चल रहा था, अहिंसात्मक आंदोलन था, लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए थे। तो उस आज़ादी को गांधी जी से सीधे तौर पर जोड़ा गया, जो गांधी जी कांग्रेस के मेंबर हैं। अब जब कांग्रेस के मेंबर हैं तो कांग्रेस का एक परचम लहरा गया, कांग्रेस का एक छत्र राज हो गया। तो 5 बार के चुनावों में, लगातार 5 बार के चुनावों में कांग्रेस की ही सरकार बनी। लेकिन जो कांग्रेस के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने 5 सालों, इन 25 सालों तक के भारत में वो काम नहीं किए जो काम उन्हें किए जाने चाहिए थे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों तक जाना, पहुंचना, ग्रामीणों से मिलना, या फिर जिस तरह की व्यवस्थाएं अंग्रेज़ों ने यहाँ पर लोगों के लिए या खुद के लोगों के लिए करने की कोशिशें की थी या कर रहे थे, कम से कम उस क्रम को वो आगे बढ़ाते, जैसे स्कूलों को आगे बढ़ाते। लेकिन उस समय की चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी थीं। बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक तो अशिक्षा, गरीबी, और अभी अभी की मिली हुई आज़ादी, और बंटवारे का दंश, हिंदू मुस्लिम जो चीज़ें चल रही थी, हिंसा जो चल रही थी, वो अलग। तो उस समय की परिस्थितियाँ तो बहुत अलग थी। फिर भी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कुछ अभूतपूर्व कार्य किए और वाकई वो कार्य प्रशंसनीय हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस का पक्षधर हो रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस के समय ही बस्तर में माओवाद आता है, और कांग्रेस के समय में ही नक्सलबाड़ी में शायद माओवाद का आगमन होता है, मुझे नहीं मालूम है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कांग्रेस के समय में ही माओवाद को बढ़ावा भी मिलता है। अभी ये गेंद, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी का पक्षधर हूँ। कई जगहों पर मैं मोदी जी के जो काम है उनसे मैं नाखुश हूँ। मणिपुर हिंसा के मामले में मैं नाखुश हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाम हैं। तो और इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन दोनों पार्टियों का शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस देश का नागरिक हूँ। एक पत्रकार के तौर पर मैं जो कुछ भी इस देश के लिए अच्छा बोल सकूं, मैं बोलने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। तो समस्याओं की जड़ मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं, और समाधान क्या हैं उन पर मैं बात करने की कोशिश करता हूं। और चूंकि मैं फ्रंट कैमरा में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं देख सकता हूं कि 24 मिनट, 24.5 मिनट की वीडियो अभी तक बन चुकी है। और मैंने अब तक की कोई ऐसी बात नहीं कही है जो इस देश के भविष्य के लिए या इस देश के वर्तमान के लिए किसी तरह का संकट हो, बल्कि संकटपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए मैं उन समस्याओं को दिखा रहा हूं कि हमारे पास किस तरह की समस्याएं हैं, हम किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं।
यहाँ आप देखिएगा कि इस देश में कौन लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, हम ही लोग आपस में। हमको तो ये देश अगर एक घर है तो इस घर के सदस्य हुए हम सारे, एक परिवार के सदस्य हुए। मोदी जी तो कहते हैं कि ये इस देश के 140 करोड़ लोगों का परिवार है मेरा, तो परिवार का एक सदस्य भी मारा जा रहा है। तो फिर मुखिया जी क्या कर रहे हैं, हमारे घर के जो मेन जो मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं? भाई वो लड़ाई झगड़ा को रोकना चाहिए ना उनको, है ना, तो समझाना चाहिए भाई क्या दिक्कत है ना। एक ऐसा देश हो जहाँ पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई हो, राष्ट्रपति की कुर्सी पर क्यों हो, कोई क्यों ना हो, अगर माओवादी अपने कंधों पर बंदूक लेकर चल रहे हैं बस्तर के अंदर में, तो बस्तर में उन प्रधानमंत्रियों को या फिर उन राष्ट्रपतियों को अलग अलग कार्यकालों के आकर के उनके साथ बैठ करके चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ये माओवादियों को भी समझना चाहिए। माओवादी बनने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा ये नहीं है, ऐसे ही नहीं बन जाना है कि हाँ कि मुझे ये पता चला कि मेरे ज़मीनें छीनने के लिए कोई आ सकते हैं या मेरा शोषण करने के लिए कोई आ सकते हैं या किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें, इसका पूरा सबसे पहले तो खुद को मूल्यांकन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और तब कहीं जा कर के आप कोई निर्णय ले सकते हैं, कोई फैसला ले सकते हैं। लेकिन सूचना और जानकारी के अभाव में भी हम बहुत सारे चूक कर जाते हैं। अब जैसे वर्तमान व्यवस्था से अगर आप नाखुश हैं, दादा रुको ना, थोड़ी देर मैं बात कर रहा हूँ, पत्रकार हूँ, ये मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ के ग्रामीण आए हुए हैं। बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। यहाँ पर एक ग्रामीण आए हुए हैं, कल फायरिंग देखे, यहाँ देखे हो? हाँ, गोंडी तक है ना। अच्छा, हिंदी बाबो कल उठते ना, कल उठता है। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं गए उदा इलों बात पढ़ मिंदे अद पढ़ी किया ना की ना, ठीक। हाँ ठीक है ना, वो पढ़ी ना किया मतलब, ठीक है। हाँ ठीक। तो ये जो है आए हुए हैं यहाँ पर, और मुझे देखकर ही यहाँ पर आए हुए हैं कि शायद उनको मोबाइल दिखाई नहीं दिया और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो उनको अजीब लगा हुआ। और मैंने पूछा उनको कि क्या आप शराब पिए हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं शराब पिया हुआ हूँ। तो शराब को यहाँ पर गलत नज़रिए से नहीं देखा जाता है। शराब तो आदिवासी परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ महुए की शराब या फिर सल्फी, ताड़ी, ये सारी चीज़ें सामान्य बातें हैं और ये कोई बुरी बातें नहीं है, लेकिन इनका हद से ज़्यादा सेवन किसी के लिए भी बहुत घातक है, बुरा है। आ जाओ दादा, बैठो, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, बैठो। देखिए कितना प्यारा दृश्य है ये ना। कैसा लगा ये सीन, आप कमेंट में बताइएगा हमको। इतनी लंबी वीडियो शायद ही कोई देख पाएंगे, खैर फिर भी देखते हैं। तो इस तरह की समस्याओं से आज हम दो चार हो रहे हैं, और इस तरह की समस्याओं का समाधान हमें करना चाहिए, या फिर इस तरह की समस्याओं के समाधान कैसे हो सकते हैं इस दिशा में हमको सोचना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यवस्था ऐसी है या कोई विचारधारा ऐसी है जिसमें आम लोगों को किसी तरह की तकलीफ़ें हैं, तो उन तकलीफ़ों को दूर किए जाने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर माओवादी विचारधारा और लोकतंत्र की बात करते हैं, तो वर्तमान में SIR का मुद्दा चल रहा है, BLO सुसाइड करने के मामले सामने आ रहे हैं, TMC ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर रखी हैं, और इसके अलावा कुछ और भी संस्थाएं हैं, शायद उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर रखी हैं। इसके अलावा चुनाव को लेकर के निष्पक्षता पर ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े हो चुके हैं कि मैं एक वीडियो बनाना चाहूँगा। अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगा कि ये किस तरह के मामले हैं और इसे किस तरह से देखना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करके आप लोगों के सामने मैं रख सकूँ। और ये एक नई शुरुआत ही मानकर चलिए कि हम बस्तर जंक्शन को एक ऐसे मुकाम पर ले जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हम एक समझदार देश बन सकें, समझदार नागरिक बन सकें, हम शिक्षित हो सकें। शिक्षा क्या है, सही मायनों में शिक्षा क्या है? समस्याओं की तरफ देखना, उनके समाधान खोजना, बेहतर से बेहतर होने के विकल्प खोजना, हमारी मानसिकता में, हमारी मानसिकता के स्तर में वृद्धि हो, हमारे सिर्फ दृष्टिकोण ना हो, हमें सीधे दृष्टि मिल जाए। हम
सिर्फ दृष्टिकोण से बंद कर ना देखें, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ से बंद कर चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें फिर गड़बड़ाने लगती हैं। अगर मैं ज़िद करके बैठ जाऊं कि नहीं मेरा झंडा जो है लाल रंग का है, और कोई दूसरा ज़िद करके बैठ जाए कि मेरा झंडा जो है हरे रंग का है, और कोई तीसरा ज़िद करके बैठ जाए कि मेरा झंडा भगवा रंग का है, अब लड़ते रहो आपस में। देश अगर आपका है, देश अगर हमारा है, तो आपको और हमको मिलकर के इस देश को बेहतर बनाने की दिशा में सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं ये काम, तो वाकई हमको इस देश के सच्चे नागरिक कहलाने का क्यों नहीं होना चाहिए अधिकार, बिल्कुल अधिकार है। कई बार हम चीज़ों को तुरंत तत्काल में नहीं समझ पाते हैं, या फिर हम अपनी समस्याओं से जूझते हुए ऐसा महसूस करते हैं कि इन चीज़ों से हमें क्या, बस्तर के जंगल हैं, वहाँ लड़ाई चल रही है, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में बैठी हूँ, मैं बेंगलोर में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ, हमें क्या, वहाँ चीज़ें चल रही है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। कई दर्शक कमेंट करते हैं कि नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ की जो प्रकृति है उसे बहुत नुकसान पहुँचेगा, और कुछ दर्शक फिर उनको जवाब देते हैं कि तो फिर विकास कैसे होगा, वहाँ सड़कें कैसे पहुँचेंगी, वहाँ अच्छा, कुछ दर्शक कमेंट करते हैं कि कैसे दादा कल है, मतलब बैठना है, अच्छे से बैठना है, तो फिर हाँ ठीक है। कुछ दर्शक क्या कमेंट करते हैं कि अगर वहाँ पर माओवाद रहेगा तो वहाँ पर जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, वो सुरक्षित रहेगी। फिर उसका जवाब देते हुए दूसरे दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि जो है अगर माओवाद वहाँ पर ख़त्म होगा, वहाँ सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे, अस्पताल बनेंगे, वहाँ पर उद्योग लगेंगे बस्तर में, तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, बदलाव आएगी यहाँ की जो लोगों की ज़िंदगी में। कौन से बदलाव आएंगे? दिल्ली में अच्छे बदलाव आए हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो हम अच्छे को देखते देखते बुरे पक्ष को भूल जाते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं, नहीं भी कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। मुझे एक ऐसी समस्या आती हुई नज़र आ रही है। मैं उस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ों को ढंग से, सारी चीज़ें मैं विस्तार से बताऊंगा आपको कि कहाँ पर हम किस तरह की चूक करते जा रहे हैं और कहाँ पर हमने प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा करके दिल्ली में आज सांस लेने लायक हवा नहीं छोड़ी है। वहाँ बहुत जल्दी देखिएगा कि सांस की बीमारी के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले समय में, कुछ ही समय में। अगर इस तरह की हवा में आप लगातार 4 महीने भी सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों का क्या हाल हो जाएगा, आपके शरीर का क्या हाल हो जाएगा, आप कल्पना करिए। तो हम विकास को देखते हुए ये भूल जाते हैं कि कहीं हम प्रकृति का विनाश तो नहीं कर रहे हैं, और उस विनाश से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमको तो पैसा मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, एंटरटेनमेंट मिल रहा है। तो जब सारे सुख सुविधाएं हमको अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर मिल रही हैं, तो प्रकृति से तो हम सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ये पेड़ करते कुछ नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। जो ऑक्सीजन हमको मिलता है वो तो समुद्रों से ज़्यादा मिलता है, रिसेंट जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं। और ये पेड़ पौधे ज़्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन हवा को शुद्ध करने का काम ज़रूर करते हैं। जैसे जो पॉल्यूशन है हवा में, जो हमारे शरीर के लिए जो घातक तत्व हैं उनको फिल्टर करने का काम करते हैं। तो इसलिए ये पेड़ पौधे काफ़ी प्यारे हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से ये सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इन पेड़ पौधों से हम सीधे तौर पर हमारी ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज की तारीख में ये जंगल लगातार कटते जा रहे हैं। अमेज़न के जंगल कट रहे हैं, जबकि चीन, अब मैं चीन की दोबारा बात करूँगा, वो रेगिस्तान को जंगल बनाने में लगा हुआ है ना। सोचिएगा, अब जिस जगह पर मैं बैठा हूँ इस जगह पर 18 माओवादी अभी 3 तारीख को मारे जा चुके हैं। मैं उस जगह पर बैठा हुआ हूँ। आप बस्तर टॉकीज़ में देख सकते हैं, न्यूज़ पिंच में देख सकते हैं,
और भी पत्रकार साथी आए हुए हैं, उनके चैनल्स पर देख सकते हैं। अच्छा, आप विस्तार न्यूज़ में देख सकते हैं, संजय भैया यहाँ पर आए हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। संजय भैया की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं। तो किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चली हैं, किस तरह से मुठभेड़ हुआ और किस तरह लोग मारे गए, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ के हालात क्या रहे होंगे 2 दिनों तक, यानी कि लगभग 24 घंटे तक के किस तरह की स्थिति रही होगी। 3 तारीख को सुबह से लगभग 10 बजे के आसपास से मुठभेड़ शुरू होती है, अगली सुबह तक लगभग या शाम तक के चीज़ें चल रही होती हैं, लोग मर रहे होते हैं। मैं लोग इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर मैं जवान बोलूँगा तो जवान और माओवादी मैं नहीं बोलना चाहूँगा, वो हमारे लोग हैं, इस देश के लोग हैं, वो हमारे भाई हैं, इसी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसी बस्तर की ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो आपस में इस तरह से एक दूसरे को मारना पीटना, एक दूसरे की जान लेना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अभी दादा को थोड़ा थोड़ा सा हिंदी समझ में आता है, तो वो देखो सहमत हो रहे हैं मेरी बातों से। हाँ ठीक है, निजम माटा है, ठीक है। तो हमको अगर कोई विचारधारा पसंद नहीं आ रही है, वो एक विचारधारा है, ठीक है, आप वैचारिक तरीके से रखिए बातों को। अगर उस विचारधारा में कहीं हिंसा है तो उस हिंसा को थोड़ी देर आप किनारे करो, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक विचारधारा में अरस्तु को ले आइए, है ना, और इस तरफ से माओ को ले आइए, दोनों को आप आपस में बैठाइए। मेरा कहना है कि दोनों विचारधाराओं को, वो मरे हुओं को कहाँ से आप वापस बैठाओगे, मेरा कहना है उन विचारधाराओं को एक बार देखिए ढंग से, है ना, कि किन चीज़ों को आप सम्मिश्रित कर सकते हैं, किन चीज़ों से आप बेहतर बन सकते हैं। पूंजीवादी विचारधारा को भी लाइए आप, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इक्का दुक्का लोगों को सामने मत लाइए, सिर्फ अंबानी अडानी या फिर वाड्रा या फिर कुछ नाम इस तरह से जो चलते आए हैं, सिर्फ यही ना चलें, है ना। यहाँ ये दादा बैठे हुए हैं, इनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इनको, है ना, सरकार से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इनको, ठीक है। तो ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, और अगर मुझे कुछ चाहिए तो मेरी योग्यता के अनुसार वो मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को हम लेकर के चल सकते हैं, इस तरह, ठीक है। अरे हिंदी तो बहत के वो पायकमाटा मैं अभी नहीं बताऊंगा इसका मतलब, बाद में बताऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें, रुको दादा रुको, जाम जरूरी है, जरूरी माटा। तो यहाँ अगर इस देश में नागरिक इसी देश के एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो इस देश को या इस विश्व को, विश्व के किसी भी देश को, आप एक घर में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, आप अगर वैवाहिक जीवन जी रहे हैं या फिर नहीं जी रहे हैं, आप एक दूसरे को, परिवार के एक सदस्य दूसरे सदस्य को टॉर्चर करने लग जाए, जो पावरफुल है वो जो कमज़ोर हैं, है ना, अगर जो पावरफुल आदमी है, अभी मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं उनको टॉर्चर करने लग जाऊं बात बात पे, तो वो उन बच्चों पर एक उनके दिमाग पर, उनके दिल पर, उनकी मनस्थिति पर एक गंभीर प्रभाव छोड़ेगा। और कल जब मैं इसके जैसे, इनके ये आदमी दारू पी के आए, इनके जैसे जब मैं बूढ़ा जाऊं, है ना, जहाँ मन रहा निमा नहीं कि नहीं, हाँ, जब इनकी तरह मैं बूढ़ा जाऊंगा और वो मेरी उम्र में आएंगे तो वो शक्तिशाली रहेंगे, तो क्या वो बदला नहीं लेंगे? वो ना चाहकर भी, क्योंकि उन्होंने बचपन से, उनके मस्तिष्क की कोशिकाओं ने, उनके दिल दिमाग ने, उनके मन ने मेरे प्रति एक नफ़रत पाल ली, वो चाहें ना चाहें, क्योंकि मैंने उनको टॉर्चर किया। अगर मैं उनको टॉर्चर किया तो जब मैं ऐसी स्थिति में आऊँगा कि कमज़ोर हो गया, तब वो मेरे को टॉर्चर करेंगे, जब वो ताकतवर हो जाएंगे तो मेरे को टॉर्चर करेंगे। इस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं देश में क्या, पूरी दुनिया में। बच्चे जो है अपने माता पिता को ले जा करके कहाँ, क्या आश्रम बोलते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। आज पत्नियां पतियों की जान ले रही हैं, पति पत्नियों की जानें ले रहे हैं, ऐसे ही, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है। अब
ये तो हो गई एक घर की बात, एक परिवार की बात। आप इतने बड़े देश में रह रहे हैं, अब आप सोचिएगा आप इस देश के साथ क्या कर रहे हैं, इस देश के नागरिकों के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। कल मैं अपनी गाड़ी, मेरे भाई की गाड़ी रिवर्स ले रहा था। एक युवक जो है मोटरसाइकिल पर पीछे मौजूद था और टकराया तो नहीं था, गाड़ी का सेंसर जो है शायद उस समय काम नहीं किया था। वो आवाज़, बीप की आवाज़ आती थी पीछे, जैसे कोई कुछ इतना छोटा सा अगर सामने में तिनका भी आ गया तो वो सेंसर जो है आवाज़ करता है। तो कल आवाज़ नहीं किया था और मैं टकराया नहीं, हल्का सा शायद टच हुआ होगा, शायद मैं नहीं जानता। लेकिन वो नवयुवक था और बहुत गुस्से में आकर के तो बाहर निकल, ऐसे है ना, बहुत गुस्से में था। तो मैंने दोनों हाथ जोड़े, मैंने कहा कि माफ़ कर दे भाई, मैं नहीं देखा, मेरे से गलती हो गई। तो हमको एक व्यवहार विकसित करना ही होगा। सबका अपना अपना अहंकार है, सबके अपने अपने ईगो हैं। मेरे कुछ वीडियोस पर कुछ कमेंट्स और आए हैं, जातिवाद पर आप बोलिए। मैं जातिवाद पर ज़रूर बोलना चाहूँगा और कुछ चीज़ों को अभी मैं और अध्ययन कर रहा हूँ जातिवाद को लेकर के। मैं कुछ और विश्लेषण कर रहा हूँ उन चीज़ों को लेकर के। मैं बहुत जल्द आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगा कि भारत में जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कैसे नकारात्मकता से भरी हुई हैं और किस तरह से कुपोषित होता चला गया ये देश, विकसित होते हुए भी, है ना। आज भी हमारा देश विकसित हो रहा है, कई क्षेत्रों में हमारे देश को पहचान अच्छी मिल रही है, लेकिन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हमारी जो चीज़ें हैं जैसी चलनी चाहिए थी वैसी नहीं चल पा रही हैं। उसके पीछे बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर हम एक मीनिंगफुल वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, लेकर आएंगे। तो बस्तर जंक्शन का स्वरूप पूरी तरह से बदलने जा रहा है। आज की जो वीडियो है इसको आप ऐसे समझिएगा कि इस देश के नागरिक एक परिवार के नागरिक हैं और इस देश के नागरिकों को एक परिवार में जिस तरह से हम रहते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ, वैसे रहने की ज़रूरत है। मैं नहीं जानता कि मैं कब मरूंगा, मेरी कौन सी सांस आखिरी सांस होगी। अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे ठीक पीछे जो पेड़ है वो मेरे पे गिर जाए और मेरी जान चली जाए, या अभी मैं यहाँ बैठा हूँ इस तरफ से कोई गोली चल जाए मेरी जान चली जाए, या भूकंप आ जाए मैं मर जाऊँ, हार्ट अटैक आ जाए। बहुत सारे हार्ट अटैक से मर रहे हैं लोग, बहुत सारे वीडियोस हमने देखे। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसी तरह की समस्या, मतलब कुछ ना कुछ एक आएगा। तो सुनिश्चित क्या है इस अनिश्चित जीवन में? एक ही चीज़ सुनिश्चित है, वो है मृत्यु, मौत। जब मैं मरने ही वाला हूँ तो मुझे डरना किस बात से चाहिए? इस बात से कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, जिनसे भी मैं प्रेम करता हूँ, वो भी मरने वाला है। उसके साथ मेरे को अच्छे से रहना है, उसकी ज़िंदगी के लिए मेरे को सोचना है, उसकी ज़िंदगी के लिए मेरे को करना है। अगर मैं ये नज़रिया विकसित करके चलता हूँ तो फिर जो मेरे प्यारे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, मैं उनको उसी हद तक के परेशान कर सकता हूँ जिस हद तक के वो टॉर्चर ना हो। टॉर्चर क्या होता है? टॉर्चर कुछ और अलग तरह की, वो बहुत बड़ी बात है। आप दिन रात अंदर ही अंदर जो है तड़प रहे होते हैं, सुलग रहे होते हैं, नफ़रत पाल रहे होते हैं, बहुत अजीब तरह की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ये ज़िंदगी अब तक की मेरी बहुत गहरे अनुभवों से होकर के गुजरी, तब जा कर के मैं इस तरह की बातें आपसे कर पा रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को सतही नहीं जिया, भले मैं लोगों के साथ में जिस तरह से मिलता जुलता रहा, आज भी मिलता हूँ लोगों से, तो ऐसे नहीं मिलता हूँ। मैं उनके सामने ऐसे बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं जानता हूँ कि इस तरह की बातें अगर मैं करूँगा तो मेरा क्या मजाक बनाया जाएगा, मैं जानता हूँ। और आप इसको ऐसे समझिएगा कि एक हिंदू मुसलमानों की भीड़ में घुस गया है ना, कट्टर मुसलमानों की भीड़ में, या फिर एक माओवादी पूंजीवादी व्यवस्था के बीच में घुस गया, या एक पूंजीवादी माओवादी व्यवस्था के बीच में घुस गया। आप ऐसे समझिएगा कि बहुत अलग थलग वाली चीज़ें हो जाएंगी। इसमें धर्म को लेकर भी हम एक वीडियो बनाएंगे।
जाति को लेकर भी हम बनाएंगे। एक नहीं, हम कई वीडियोस पे काम करेंगे और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं नहीं करना चाहता। मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि एक ही चीज़ को कितना बार बार करते रहोगे, एक ही समस्या को दिखा दिखा के क्या हासिल कर लोगे, क्या ही मिल जाएगा आपको। समाधान पे बात हो, मैं समाधान पे बात करूँगा, समस्याओं की जड़ों पर बात करूँगा। और बस्तर जंक्शन की ये शुरुआत कैसी रहेगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और आप समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चीज़ों को बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, या फिर चीज़ों को बहुत गहराई से कैसे जाना जाए ये नज़रिया विकसित करना चाहते हैं, तो आप और हम मिल कर के ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। और इस देश को, इस दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। आप जुड़िएगा हमसे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अच्छा, एक चीज़, आपसे मुझे आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ सकती है ना? आपसे मुझे आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? और अगर ऐसा हुआ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने स्तर पे कि मेरी चीज़ें सब ठीक हो जाए, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है सब ठीक हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने स्तर पर। अगर कहीं मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि हाँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। वाकई मेरी स्थिति काफ़ी गंभीर चल रही है, लेकिन खैर मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करने वालों में से हूँ और मेहनत पर भरोसा रखता हूँ। मैं अपने व्यवहार पर भरोसा रखता हूँ और मैं जानता हूँ कि हर इंसान के दिल में अच्छाई है। अगर कोई अपने आप को ये बोले कि मैं बहुत बुरा, बहुत बेकार इंसान हूँ, मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं हैं, या तो भावुक होना मानवीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। मानवीय प्रवृत्ति का प्रकृति है भावुकता। अगर आप भावुक नहीं हो रहे हैं, आप मानव नहीं हैं, फिर आप सत्य के रास्ते पर, सच के रास्ते पर अगर चलते हुए इस बात को बोला जाए, तो अगर आप भावुक नहीं हो सकते तो आप मानव तो नहीं हो सके अभी, क्योंकि आप फिर किसी की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। तो भावुकता इस जीवन का बहुत अनिवार्य हिस्सा है। भावुक होना चाहिए। भावुक होंगे तब कहीं जाकर ही आप किसी की हंसी के पीछे छुपे हुए दर्द को भी पढ़ पाएंगे। आप किसी की आँखों में चमक ही नहीं, उस चमकते हुए आंसू को भी देख पाएंगे। आप किसी की चुप्पी में या किसी के दुख में कुछ शब्द अगर वो कुछ बोल जाए तो उसमें नाराज़ नहीं हो पाएंगे। आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। आप अपनों से प्रेम कर पाएंगे। आप अपनों से प्रेम करिए। मैं कह रहा हूँ बार बार, आप अपनों से प्रेम करिए। क्यों करिए, मैं उसका कारण बता रहा हूँ। वो मरने वाले हैं। ये सच है। क्यों दादा? आपको आ रहा है ना हिंदी समझ में? हाँ, हम जिससे प्यार करते हैं ना, हमको अपनी मौत से नहीं लग रहा है डर। चलो बोल दिए, चलो हमको अपनी मौत से नहीं लग रहा है डर, हो गए, चलो हम तुर्रम का शेर खान हो गए, चलो ठीक है। लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं शेर खान महोदय, वो मरने वाला है अभी या कुछ देर में, पता नहीं कैसे ना कैसे होएगा, निश्चित है। इस अनिश्चित जीवन में मैं बता रहा हूँ, एक ही बात सुनिश्चित है। मैं क्या बता रहा हूँ जो सही है, मैं क्या बताऊँ? सच है ये। तो प्रेम करना सीखिए। इस तरह से खून खराबा कितना करोगे, कब तक करोगे? बंद करो यार। मैं अपने ज्ञान को बंद करता हूँ, इस वीडियो को रोकता हूँ। बहुत हो गया लेक्चर। मेरे को बोलते हैं कुछ लोग कि बहुत झेलाते हो यार तुम वीडियो में करके, सामने बोलते हैं। 2 लोग ही बोले बाकी सभी ने प्रशंसा की, सिर्फ 2 लोगों ने बोले। तो अगर वो यहाँ तक पहुँचे होंगे तो मेरे को पता चल जाएगा। उनकी खामोशी से पकड़ लूँगा मैं उनको। वो कितना ही शोर कर लें, कितना ही कुछ बोल लें, मैं उनकी खामोशी में उनको पकड़ लूँगा, क्योंकि मेरे प्रिय हैं वो। ठीक है, दीजिएगा इजाज़त। अजीब सी वीडियो है। और दादा ना वो हिंदी में 1-2 बात बोलो, कुछ भी बोलो। कोई पाठ एक ओंडोय माटा के चिम हिंदी ते देखो गोंड। अरे ओंडोय बात कोटो, ओंडोय माटा बात कोटो अग्गा उड़ा नुंकिन के चिम
ಹಿಂದಿ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಹಿಂದಿ te kecim English te kecim ಪುಣ್ಯ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ I love you kecim ಇದು ಒಂದೇ ಮಾಡಕುತ್ತ ನಿದ್ದೆ I love you kecim ಇದ್ದೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದು ಬೇಸಂದ ಮಾಡಕುತ್ತ I love you kecim ಅಯ್ಯೋ ಮಮ್ಮಿ ಆಕೊಲೆ ಆಕ ವತ್ತಮ ಭೂಮ್ತಾ ಬೋದೆ ತಮ ठीक है ये भी नशे में है बोले तो बताओ, और बड़े बोले। नशे पर एक वीडियो मैं फिर बनाऊंगा ठीक है नशे पर बनने वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा बोले वा- एक ए, नई बोले शुरुआत से होने जा बताओ। रही है तो हर विचारधारा के अंदर हर व्यवस्था के अंदर जहाँ मंदिरा हाँ। हर विचारधारा के अंदर हर व्यवस्था के अंदर खूबियाँ भी हैं और खामियाँ भी हैं हमें खामियों को ढूंढना है खूबियों को पहचानना है खूबियों घूमने बांध के को संरक्षित करना है खूबियों को और बेहतर बनाना है खूबियों को और विकसित करना है अगर खामियाँ हैं तो उसे सुधारा जाने की ज़रूरत है यही हमारे इंसान होने की सच्ची पहचान है दीजिएगा इजाज़त 50 मिनट चले गया यार बंद करो इसको